गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने हमारे पाठमाला का 10वां पाठ चढ़ना पढ़ा और उसके हमने पाठ बोध के प्रश्नोत्तर एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की। आज हम जो है इसमें व्याकरण से जो हमारा पाठ दिया उसकी एक्सरसाइज जो हमें दी गई है, अभ्यास का दी है, वो पूरा करेंगे। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार एक गरीब किसान चढ़ना में कौन कौन से मानवीय गुण समाये हुए हैं, लेखिका उनसे किस प्रकार मिलती है और लेखिका का जो सिर है वो श्रद्धा से उसके प्रति उसके गुणों को देखकर झुक जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा पेज नंबर आप लोग 87 निकाल लीजिए। पेज नंबर 87 पर हमारा भाषा से उससे पहला प्रश्न है। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग खुद करना, फिर हम टेली करेंगे और उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। पहला प्रश्न इसमें रखा है, निम्नलिखित विग्रहों से समस्त पद बनाकर लिखिए। तो ये समास है, समास विग्रह हमें दे रखा है और इनके हमें समस्त पद लिखना, समास करके इनके शब्द हमें बनाने हैं। ठीक है, तो पहला हमें दे रखा है अकाल से ग्रस्त, है ना। क्या दे रखा है? अकाल से ग्रस्त। इसका समस्त पद होगा अकाल से ग्रस्त का अकाल ग्रस्त। ठीक है, पहले का क्या होगा? अकाल ग्रस्त। दूसरा हमारे पास है भित्ति पर बने चित्र। उनके लिए एक शब्द हमारे पास क्या होता है, उनका जब हम समास विग्रह करते हैं परे पर बने को हम हटा देंगे और लिख देंगे हम यहाँ पर भित्ति चित्र। क्या हो जाएगा दूसरा शब्द हमारा? दूसरा समास समस्त पद क्या होगा? भित्ति चित्र। ये इसका समस्त पद बन जाएगा। ठीक है, तीसरा है देश से प्रेम। समास विग्रह में रखा देश से प्रेम, इसका समस्त पद बनेगा, सामासिक पद बनेगा, समस्त पद कह दें या सामासिक पद कह दें, वो बनेगा हमारा देश प्रेम। तीसरे पे क्या बनेगा हमारा? देश प्रेम। ठीक, फिर अगला है हमारा कृश है काया जिसकी। कृश अर्थात कमजोर, कृश है काया जिसकी, तो इसका हमारा समस्त पद बनेगा कृश काय। ठीक है, समझ आ रहा है। फिर अगला है साफ और सुथरी, है ना। साफ और सुथरी का समस्त पद बनेगा साफ सुथरी। हम इसमें और को हटा देंगे और योजक चिन्ह लगा देंगे, साफ सुथरी। ठीक है, इस प्रकार इसका समस्त पद हो गया है। फिर है बेल और बूटे, इसमें भी हम और को हटा देंगे और योजक चिन्ह लगा देंगे, बेल बूटे। इस प्रकार हमारे ये समस्त पद बन गए, सामासिक पद बन गए हैं। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द हमें आते हैं, विलोम शब्द लिखेंगे और हो सकता है आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। विषमता, पहला हमारे पास शब्द है विषमता। विषमता का विलोम शब्द होगा समता। क्या होगा? समता। विषमता का विलोम शब्द, विषमता का विलोम शब्द होता है समता। ठीक है, फिर हमारे पास शब्द है सौभाग्यवश। सौभाग्यवश का होता है दुर्भाग्यवश। इसका विलोम शब्द होगा दुर्भाग्यवश। ठीक, फिर हमारा तीसरा शब्द है उपस्थित। उपस्थित का विलोम शब्द होगा अनुपस्थित। क्या होगा तीसरे का विलोम शब्द? अनुपस्थित। ठीक है, समझ आ रहा है। उपस्थित का विलोम शब्द होगा अनुपस्थित। फिर फोर्थ पे हमें रखा है निकटवर्ती। निकटवर्ती का विलोम शब्द होगा दूरवर्ती। निकट का मतलब पास और इसका विलोम शब्द होगा दूरवर्ती। ठीक है, पांचवा शब्द हमें रखा है पारदर्शी। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके और इसका विलोम शब्द होगा अपारदर्शी। ठीक, इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर है अदम्य। अगला हमारा शब्द अदम्य, जिसे दबाया ना जा सके, है ना, छठे पे। अदम्य का विलोम शब्द होगा दम्य, जिसे दबाया जा सके। विश्वास, विश्वास का विलोम होता है अविश्वास। विश्वास का विलोम होगा अविश्वास।
फिर हमारे पास शब्द है स्मृति। स्मृति का होगा विस्मृति। स्मृति का विलोम होगा विस्मृति। तो इस प्रकार ये हमारे विलोम शब्द कंप्लीट हो गए हैं। आगे आप लोग पेज नंबर 88 निकालिए। पेज नंबर 88 पर हमें रखा है सही मुहावरे रिक्त स्थानों में लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो हमें यहाँ पर मुहावरे रखे हैं बॉक्स में। प्राणों की बाजी लगानी, ढेर हो गए, कानों में गूंजते, हाथों का जादू, सन्न रह गए। तो पहला इसमें हमें रखा है अमृता शेरगिल की, और हमें ब्लैंक दे रखा है। उसके बाद हमें उनके बनाए चित्रों में दिखाई देता है। तो कौन सा इसमें मुहावरा आएगा हमारा आएगा हाथों का जादू। अमृता शेरगिल के हाथों का जादू उनके बनाए चित्रों में दिखाई देता है। ठीक है, फिर कर लिया आप लोगों ने, कर लीजिएगा। अगला हमारा सेंटेंस है, दो आतंकवादी पुलिस की गोली लगते ही क्या हो गए, ढेर हो गए। कौन सा मुहावरा काम आएगा यहाँ पर, ढेर हो गए। दो आतंकवादी पुलिस की गोली लगते ही ढेर हो गए। तो इस प्रकार दूसरा वाक्य कंप्लीट हो गया। दूसरा मुहावरा हमने यहाँ प्रयोग कर लिया। तीसरा वाक्य है हमारे पास, चोर पुलिस को सामने देखकर। चोर पुलिस को सामने देखकर क्या हुआ, सन्न रह गए। सन्न रह गए मतलब अवाक रह गए, हक्के बक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। चोर पुलिस को सामने देखकर सन्न रह गए। ये यहाँ पर तीसरा मुहावरा हम लगाएंगे। ठीक है। चौथा वाक्य है, देश की रक्षा के लिए हम अपने से भी पीछे नहीं हटेंगे। क्या करने से, प्राणों की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो चौथे में हम जो मुहावरा प्रयोग करेंगे वो है प्राणों की बाजी लगाने। देश की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। पांचवा है, गुरुजी द्वारा बोले गए आशीर्वाद के शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। क्या आएगा पांचवें में, मेरे कानों में गूंजते हैं। ठीक है। इस प्रकार ये तीसरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी। अब जो चौथा प्रश्न है उसमें लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण के बाकी दो रूप भी लिखिए। इसमें देखिए हमें मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, शब्द की तीन अवस्थाएं होती है। मूलावस्था जो कि उसका सामान्य रूप होता है, मूल रूप होता है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। दूसरा होता है उत्तर अवस्था, अर्थात उसको एक से बढ़कर दो लोगों में जो बढ़ा हुआ बताया उसे कहते हैं उत्तर अवस्था। और उत्तर अवस्था सब में अच्छा, जैसे कठोर, अर्थात हमने सामान्य बात कही कि ये कठोर है। ठीक है। फिर हम कहेंगे कठोरतर, तो वो होगा एक से बेहतर। जैसे हमने कह दिया आपको, यह पत्थर उस पत्थर से कठोर है, कठोरतर है। ठीक है। फिर कठोरतम, यह पत्थर कठोरतम है, अर्थात सब पत्थरों में कठोर, सबसे कठोर है। तो इस तरह से हम इसकी अवस्थाएं लिखेंगे। तो देखिए, इसका मैं और भी एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम बच्चों में भी कैसे, जैसे राम सुंदर है ना, राम श्याम से सुंदरतर है, राम सबसे सुंदरतम है। तो समझ में क्या, एक सुंदर शब्द एक सामान्य अवस्था है, मूल अवस्था है। सुंदरतर दो लोगों में तुलना की जा रही है, और सुंदरतम बहुत से लोगों में एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। ठीक है। तो देखो, कठोर का मूल अवस्था है कठोर, उत्तर अवस्था होगी कठोरतर, और उत्तम अवस्था होगी कठोरतम। ठीक है। फिर आगे शब्द का सरल, सरल का उत्तर अवस्था होगी सरलतर, और उत्तम अवस्था होगी सरलतम। अगला है विशाल। विशाल का उत्तर अवस्था होगी विशालतर, और उत्तम अवस्था होगी विशालतम। फिर है मधुर। मधुर मतलब मीठा है ना, इसके उत्तरावस्था होगी मधुरतर, और उत्तमावस्था होगी मधुरतम।
उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है, इस प्रकार ये अवस्थाएं हो गई हैं कंप्लीट। अब देखिए, विशेषता बताने वाले शब्दों की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की सामान्य अवस्था, जैसे कोमल, इसे विशेषण की मूल अवस्था कहते हैं। 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की तुलना करके एक को दूसरे से श्रेष्ठ बताना, जैसे कोमलतर, यह विशेषण की उत्तर अवस्था कहलाती है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताना, जैसे कोमलतम, यह विशेषण की उत्तम अवस्था कहलाती है। इस पाठ में 6 तत्सम शब्द और 6 देशज शब्द छांटकर आप खुद लिखिएगा, ये काम आप खुद करेंगे। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, और देशज शब्द देश की भाषाओं से जो शब्द हमने हिंदी में प्रयोग कर लिए हैं, जैसे फावड़ा है, अमराना है, कुट्टी है, पोटली है, ऐसे शब्द जो है वो देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं, ने, धाणी आदि। ठीक है, पाठ में आए कुछ शब्द झंकृत, समक्ष, श्रम, इन 3 शब्दों में क्रमशः री की मात्रा क्ष और श्र का प्रयोग हुआ है। पाठ से अथवा अपनी ओर से 2-2 शब्द ऐसे लिखिए जिनमें री की मात्रा क्ष तथा श्र का प्रयोग हो। ये आपको खुद से करना है। ठीक है, आप खुद करेंगे ये। अब आते हैं, इसमें रचनात्मक क्रियाकलाप जगह संवाद लेखन भी रखा है, जो मूल्यपरक प्रश्न है। जैसे मूल्यपरक प्रश्न है, किसी गरीब परंतु मेहनती श्रमिक को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? किसी गरीब श्रमिक के बच्चों की आप किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? ये प्रश्न पढ़ना और खुद से इनका हल सोचना, खुद से इनका उत्तर ढूंढना आपको। ठीक है, अब अगला जो पाठ हमारा 11वां पाठ है वो है गौरा, जो कि एक गाय पर आधारित है। गाय का नाम है इसमें गौरा। हम ये नहीं कि ये किसी व्यक्ति का नाम है, महिला का नाम है, किसी लड़की का नाम, ऐसा नहीं है। यहाँ एक गाय का नाम है गौरा। ये पाठ जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ है। महादेवी वर्मा बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका रही हैं, छायावादी लेखिका रही हैं। उनकी एक कहानी है एक गाय पर आधारित, जो कि उनको बहुत प्यारी थी और उन्होंने उसे पाला था। किस प्रकार उस गाय के साथ क्या क्या हुआ वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 10वां पार्ट जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, इसके क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा और ध्यान से इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर। देखिए, पहले हमें पाठ पेज दिया गया है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने स्वार्थ के लिए बेजुबान जानवरों को मार देते हैं। सबका कल्याण करने वाली गौरा नामक गाय विशेष उपचार के बाद भी, पश्चात भी अर्थात बाद भी बचाई नहीं जा सकती। आइए उसकी मर्म स्पर्शी कहानी सुने। मर्म स्पर्शी अर्थात हृदय को छूने वाली कहानी हम पढ़ते हैं। लेखिका कहती हैं, महादेवी वर्मा जो है वो कहती हैं, गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वया संधि तक पहुंची हुई बची। वया संधि अर्थात यौवन अवस्था तक पहुंची हुई एक गाय थी। समझ में आया? बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं वया संधि। ठीक, उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्सों से कुछ विशिष्ट हुई। उस गौरा को इतने प्यार से, इतने दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्सों अर्थात जो दूसरी गाय की बच्चियाँ थी उनसे अलग थी, विशेष हो गई थी, विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम शौकिया तो इतने पशु पक्षी पाला करते। महादेवी वर्मा को पशु पक्षी पालने का बहुत शौक था
हमने 8th क्लास में नीलकंठ वाली मोर की कहानी पढ़ी थी ना, उसमें महादेव वर्मा का जो चैप्टर था वो मोर और एक मोर को लेकर आती है बाजार से, है ना। तो वो महादेव वर्मा जो था पशु पक्षी को पालने का बहुत शौक था। तो वो उनकी बहन कहती है कि तुम एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग, जिसका कोई काम भी आए। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं जचा। लेखिका ने कहा कि खाने की वस्तुओं के लिए, खाने के लिए मुझे कभी भी पशु पक्षियों को पालना अच्छा नहीं लगा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह कर लेता है। कुछ लोग बकरी पालते हैं, मुर्गे पालते हैं, मछली पालते हैं, तो उनके पालने के पीछे जो उनका जो उद्देश्य होता है, मांसाहारी जो लोग होते हैं वो उनको इसलिए पालते हैं ताकि वे उन्हें वक्त पे खा सके। तो ऐसा सोचकर, ऐसा उद्देश्य याद करके लेखिका का मन जो है विद्रोह से, घृणा से भर जाता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर अर्थात जो मजबूत भरे हुए पैर थे उसके, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की 2 अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराशकर उस पर ओक दी गई हो, अर्थात उस पर लगा दी गई हो, कलई कर दी गई हो। समझ में आया? चामर अर्थात चमर। तो देखिए वो गाय का जो व्यक्तित्व है वो उसके बारे में बता रही हैं, उसकी जो वो कैसी दिखती है, उसका रूप सौंदर्य के बारे में लेखिका बता रही हैं कि वो कैसी थी। गाय वह संधि पे थी, बचपन और जवानी के बीच की जो संधि होती है उस अवस्था पर थी वो कैसी थी। उसके पैर जो है मजबूत थे, लचीले थे, भरे हुए पुट्ठे थे, उसकी चिकनी भरी हुई उसकी पीठ थी, लंबी सुडौल उसकी गर्दन थी, छोटे छोटे सींग उसके निकलने लगे थे और उसके कान जो है अधखुली कमल की पंखुड़ियों जैसे थे, गुलाबी थे अंदर से। उसकी जो पूंछ थी लंबी थी और अंतिम छोर पर सघन काली थी, चामर था चमर जैसी दिखने वाली थी, घनी थी, भरी हुई थी और सब कुछ उसका सांचे में ढला था। बहुत ही सुंदर थी और इतनी सफ़ेद थी कि मानो इटालियन मार्बल में तराशी गई हो। गौरा को देखते ही गाय पालने के संबंध में मेरी दुविधा निश्चय में बदल गई। वो असमंजस में थी कि मैं गाय पालूं नहीं पालूं। उनकी बहन ने कहा तो उनकी जो दुविधा थी, उनका जो असमंजस था वो गाय को देखकर ही निश्चय में बदल गया कि अब तो मुझे गाय पालनी है, मैं इस गाय को लेकर ही। ठीक है। बछिया के रूप में जब वह मेरे बंगले पर पहुंची, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी, तो बछिया के रूप में जब वह लेखिका के बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और रिश्तेदार परिचारकों सेवक जो उनके काम करने वाले थे में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ा, श्रद्धा का, भक्ति का ज्वार सा, बुखार सा उमड़ा कि हम भी करेंगे। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जला गया। चौमुखा 4 मुँह वाला, 4 बत्ती वाला, 4 तरफ से उसे जलाते ना, वो दिया जलाकर उसकी आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आँखों में जब आरती के दिए की लौ प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे काली रात में दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए। वो गाय जब महादेव वर्मा जब गौरा को उस गाय को घर लाई तो उनके परिचितों ने, मिलने वालों ने और उनके जो काम करने वाले थे उन्होंने उसका बहुत अच्छा स्वागत किया। उनमें होड़ सी लग गई कि हम इसका स्वागत करें। उनका प्रेम उमड़ आया, श्रद्धा उमड़ आई गाय को देखकर। उन्होंने उसे लाल सफ़ेद गुलाब के फूलों की माला पहनाई, केसर और रोली का बड़ा सा उसके माथे पर तिलक लगाया, जैसे कि पिक्चर में हमें फोटो में दिखाया जा रहा है। घी का चौमुखा दिया जलाकर उसकी आरती उतारी गई, उसे दही पेड़ा खिलाया गया। तो ये सब देखकर, ये सब कर जो गौरा जो है बहुत ही प्रफुल्लित, बहुत ही प्रसन्न लेखिका को नजर आई, है ना। और उसकी आंखों में जो दिए की जो चमक, झिलमिलाहट जो दिखी वो लेखिका को कैसे लगा, जैसे काली रात में किसी लहर पर किसने दिए प्रज्वलित कर दियो, प्रवाहित कर दियो, ऐसा उन्हें गौरा को देखकर लगा।
अब क्या है, गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी। विशेषतः उसकी काली बिल्लौरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता। काली बिल्लौरी, काली बिल्ली जैसी काली काली जो आंखें थी, उनका तरल सौंदर्य, बहता हुआ जो सौंदर्य था, वो दृष्टि को बांध रखा, दृष्टि को वहीं रोक लेता था कि उससे दृष्टि हटाने का मन नहीं करता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरन के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है और न ही आतंक ले पाता है। लेखिका अभी जो है गाय क्या ही वर्णन करे, गाय के ही रूप सौंदर्य का, कि वो पूरी तरह से अंग अंग से कितनी सुंदर थी, कितनी रूपवान थी। लेखिका को उसकी सुंदरता देखकर ही उनका मन हो गया कि मैं इस गाय को पाल लूँ, और वो उसे घर ले आई। तो ये चैप्टर जो है हमने अब तक पढ़ा है, ये इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके दोबारा आप लोग घर पे पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और आगे वाला चैप्टर भी पढ़कर समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी चैप्टर जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।